हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखेगा शुरू से एंड तक। अब ये जो सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, ये सवाल आया था CBSE 2010 में, तो इसका मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझने की ज़रूरत है, आगे भी आ सकता है। लिखा है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। फिगर बनाते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना दिया है, इसका नाम है PQR, और ये राइट एंगल्ड है कहाँ पर? Q पर। ठीक है, तो Q पे आ गया 90 डिग्री। PR और QR का जो सम है वो दे रखा है 25, तो इसको लिख देते हैं। PR का और QR का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, Q तो यहाँ पे हमने बना दिया, बाकी बच्चे P और R वो आप अपनी मर्जी से कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे P लिख दो और वहाँ पे R लिख दो। जब तुम खुद प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे P लिखना और यहाँ पे R लिखना, बदल के करना सवाल को, तभी अच्छा प्रैक्टिस होती है। चलो खैर, ये हो गया। इसके बाद PQ की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये PQ है, इसकी लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, सेंटीमीटर दे रखा है लगा हुआ इस बार। तो इस बार यहाँ पे K मत लगा देना, जैसे पिछले सवालों में हमने K लगाया था ना, यहाँ पे K लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट दी हुई है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P। अब हमें मान लो साइन P की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो इस सवाल में क्या है ना कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइडों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही साइड है। ठीक है, बाकी की दो साइड हमें पता नहीं है। अगर इनमें से एक भी साइड पता लग जाती है, मान लो ये वाली पता लग जाए, तो फिर तो पाइथागोरस लगा के हम इस वाली को भी निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमें ये सम दे रखा है, देखो PR और QR का सम है 25। तो PR तो ये रहा और QR ये रहा, इन दोनों का सम 25 दे रखा है। तो हमारे सामने इस सवाल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इस ट्राइंगल की कम से कम हमें एक साइड अगर मिल जाए तो पाइथागोरस लगा के हम दूसरी साइड को भी निकाल लेंगे। और जब हमारे पास तीनों साइडें आ जाएंगी तो फिर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को, चाहे वो cos P हो, चाहे वो tan P हो, चाहे वो sin P हो, चाहे वो sin R हो, सबको हम आराम से निकाल पाएंगे। मेन चीज़ क्या है? हमारे पास तीनों साइडें होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल में सिर्फ एक ही साइड हमारे पास है, तो बाकी साइडों को निकालने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। फिलहाल मैं ये वाली जो साइड है ना, या फिर ये वाली, इसको मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि लेट PR इज इक्वल टू x। अब अगर PR x हो जाएगा और उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, जब लिखेंगे नाउ PR की जगह x लिख दिया और QR इज इक्वल टू 25, फिर x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो QR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस x। तो PR वाली जो साइड है वो कितनी है? x है, और जो QR वाली साइड है वो कितनी है? 25 माइनस x। ये वाली साइड है 25 माइनस x। अब दोनों x की टर्म्स में आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं ना, इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाते हैं, और शायद उससे उम्मीद है कि हमारी बाकी बची हुई साइडें निकल जाए। ठीक है, तो मैं पाइथागोरस लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इन राइट ट्राइंगल PQR लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। PR की जगह क्या लिखोगे? x। QR की जगह क्या लिखोगे? 25 माइनस x का स्क्वायर। और PQ की जगह क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x का स्क्वायर ऐसे ही रहा, इसमें लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। यही होता है ना फार्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको थोड़ा सा ना सही से कर देता हूँ यहाँ पे, कभी कोई बच्चा इसे x समझ ले, ये ब्रैकेट है, ये x नहीं है। और 5 का स्क्वायर क्या है? 25। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ाते हैं, इस कैलकुलेशन को यहीं पे कर लेते हैं ताकि यहीं पे सारा एडजस्ट हो जाए। तो x का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा,
इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये वाला एक्स स्क्वायर 25 टू जा नीचे देखो यहाँ पे 25 टू जा कितना होता है 50x, ठीक है। और सबसे आखिर में क्या है 25, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, क्योंकि वैसे भी जब तुम इसको इधर लाओगे इधर आके माइनस होगा और फिर भी कट जाएगा, ठीक है। 50x उधर माइनस का है, इधर आके 50x क्या हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर रह गया 625 और साथ में 25, 50x ऐसे ही रहेगा, दोनों मिलाकर कितने हो गए 650। भाई 625 और 25 685 तो होंगे। अब ये 50 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 650/50, 0 से 0 कट गया और 5 से कट गया 13 बार। x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ गई तो समझो ये भी आ गया और ये भी आ गया। यहाँ पे जब x की वैल्यू रखेंगे ना 13, तो 25 में से 13 माइनस होके हमें QR की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो उसे भी निकाल देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं बस। तो हमारे पास PR की लेंथ तो आई गई है, PR जो है वो x है और x कितना हुआ 13 सेंटीमीटर, और QR जो है QR कितना है 25 माइनस x, यानी कि नीचे ध्यान से देखो 25 माइनस 13 कितना बचा 12 बचा। तो ये 13 सेंटीमीटर का हो गया और ये कितने सेंटीमीटर का हो गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो तुम एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से देख रहे हो अच्छी तरह से पूरी एक्सरसाइज को, और तुम ये बात जानते हो कि अगर तुम्हें किसी ट्राइंगल की, किसी राइट ट्राइंगल की तीनों साइडें पता लग जाएं तो तुम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को बड़े आराम से निकाल लोगे। ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी, सब निकल जाएंगे तुमसे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगले पेज पर मैं इन तीनों को निकाल के आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल इस पेज पर हमने क्या किया एक बार रिवाइज करते हैं। इस पेज पर हमें एक ऐसा ट्राइंगल दिया गया था जिसकी एक साइड दे रखी थी और दो साइड का सम दे रखा था इन दोनों का। तो हमने इनमें से एक को क्या मान लिया था x मान लिया था। x को जब हमने यहाँ पे रखा ये आ गया, फिर x उधर जाके माइनस हो गया, तो QR की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस एक्स। अब ये हमारे पास x था और ये वाला कितना था 25 माइनस एक्स। फिर हमने इस ट्राइंगल में लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करने के बाद हमें मिल गई x की वैल्यू, और x की वैल्यू मिलते ही हमें ये वाली साइड भी मिल गई और ये वाली साइड भी मिल गई। और किसी राइट ट्राइंगल की जब तीनों साइडें मिल जाती हैं तो आराम से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। यहाँ तो हमसे 3 ही पूछे, हम 6 के 6 निकाल सकते हैं बहुत आराम से। और यहाँ पे जो पूछे गए हैं सब में P लिखा हुआ है, अगर किसी में R भी लिखा हो तो भी हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। तो अगले पेज पर 1-2 R वाले भी हम निकाल के देखेंगे। तो चलते हैं अगले पेज पर। तो उस ट्राइंगल को मैंने अगले पेज पर बना दिया है और जिन जिन की वैल्यू हमें निकालनी है उन सबको भी मैंने लिख दिया है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है साइन P, कॉस P और टेन P की। तो साइन P, कॉस P और टेन P सब लिख दिए हैं। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये एंगल देखो कौन सा है, इसका बहुत ध्यान रखना होता है। एंगल कौन सा है, P है, P। इस P के लिए ये जो सामने वाला है इसके ठीक सामने वाला ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की तो हमें जरूरत है नहीं, तो अगर ये परपेंडिकुलर बनेगा तो बेस ये बनेगा 5 वाला, तो 5 वाला बेस हो गया। और हाइपोटेनियस होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने। कॉस P की वैल्यू आ गई 5/13। अगर इसके बजाय हमें कॉस R निकालना होता, कॉस P के बजाय अगर कॉस R निकालना होता तो चीज़ें बदल जाती। R ये है, ठीक है, तो R के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाता है 12 और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है 90 के सामने होता है हमेशा 13। ये दोनों बदलते रहते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे एंगल पर कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। तो जो एंगल है उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके बराबर वाला बेस होता है। अब बारी आती है साइन P की। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल P के लिए ये परपेंडिकुलर है और वो हाइपोटेनियस है, ठीक है। टेन P का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। P के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और मान लो हमें निकालना होता टेन R, तो क्या होता, तो फार्मूला तो सेम लगता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन R के लिए परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं।
आर के लिए ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता 12। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि tan P की वैल्यू तो 12/15 आई, सॉरी 12/5, लेकिन अगर tan R की वैल्यू निकालते तो वो आती 5/12। इसी तरीके से कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछा जाता तो उसे भी हम बड़े आराम से निकाल देते हैं। मान लो हमसे पूछा जाता कि कोसेक P निकालो, कोसेक P, तो अगर हमने साइन P निकाल रखा है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर साइन की वैल्यू 12/13 है तो कोसेक की वैल्यू 13/12 हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ P है तो वहाँ पे भी P होगा, तभी डायरेक्ट कर सकते हो। अगर कोसेक R होता तो फिर ये आंसर नहीं होता। कोसेक R का आंसर देखो क्या होता, कोसेक R। तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है? अगर साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है 13 और एंगल R के लिए, एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन है? 5 है। ठीक है, तो कोसेक P की वैल्यू अलग है, कोसेक R की वैल्यू अलग है। इस सवाल में हमें केवल इधर वाले 3 की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने इधर भी कुछ वैल्यूज़ निकाल के दिखा दी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल था जो 2010 में CBSE में पूछा गया था। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।